Hello friends, welcome to my YouTube channel Barkha's Vet Sphere. Yes, a very good morning to all of you. Do you hear me? आप लोग सुन सकते हैं मुझे? Yes, a very good morning to all of you. First of all, I welcome you all in the next academic session, that is 2020-21. Yes. Am I audible and visible? Please write in the box, am I audible and visible to all of you? Okay. Let's start our first class, Scope and Importance of Biochemistry and Biochemistry of Carbohydrates. Okay, आप मुझे जानते हैं? Myself, Dr. Barkha Gupta, Assistant Professor in Veterinary Biochemistry, Department of Veterinary Physiology and Biochemistry. Yes. Okay, good morning, good morning. Start करें हम अपनी क्लास. Okay, PPT visible है आपको? Yes. Please write in the box. Okay, okay. Everything is okay? Yes, Nina, everything is okay, beta? Okay, good morning, good morning. ठीक है, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की. Let's start with the definition of biochemistry. हाँ, बायोकेमिस्ट्री और वेटनरी बायोकेमिस्ट्री एक बार आप एक ही समझे, सेम थिंग. What is biochemistry or what is the definition of biochemistry? Bio plus chemistry. केमिस्ट्री आप क्लास 12th में 11th में पढ़ चुके हैं. प्लीज राइट इन द बॉक्स. केमिस्ट्री के बारे में परिचित हैं आप? केमिस्ट्री जानते हैं आप लोग? प्लीज राइट इन द बॉक्स. केमिस्ट्री जानते हैं आप लोग? यस, ओके. Here the word is biochemistry, that is bio plus chemistry. What does it mean? क्या मतलब मिला इसका? कहीं ना कहीं बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो कहीं ना कहीं लिविंग की केमिस्ट्री हमें देखनी है, रासायनिकी हमें देखनी है. सो डेफिनेशन की बात करते हैं हम. बायोकेमिस्ट्री समटाइम्स कॉल्ड बायोलॉजिकल केमिस्ट्री. क्या कह सकते हैं हम इसे? बायोलॉजिकल केमिस्ट्री. डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? दैट इज बायोकेमिस्ट्री इज आल्सो नोन एज बायोलॉजिकल केमिस्ट्री. डू यू एग्री? प्लीज राइट इन द बॉक्स. डू यू एग्री? Okay, so it is also known as biological chemistry. So it is the study of chemical process within and relating to living organisms. दो चीजें हैं यहाँ पर. फर्स्ट, केमिकल प्रोसेसेस जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं? प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकता है, छोटा ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, लार्जर और लार्जेस्ट भी हो सकता है, ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है. Okay. Hi, very good morning to all of you again. And I will in the next academic session, that is 2020-21. Yes. Am I audible and visible to all of you? अभी तक हमने बात की है बायोकेमिस्ट्री, बायो प्लस केमिस्ट्री, और इसको हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल केमिस्ट्री. क्या है ये बायोलॉजिकल केमिस्ट्री? केमिस्ट्री, the study of chemical process within and relating to living organisms. Okay. दूसरी definition, or we can say biochemistry is the science dealing with various molecules that are present in living cells and organisms and their chemical reactions. What does it mean? Biochemistry ऐसी साइंस है जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को डील करती है जो कि लिविंग सेल्स में या ऑर्गेनिज्म में हो सकते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म में मैं बार बार ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि लिविंग सेल से ही ऑर्गेनिज्म बनते हैं. सेल जो है, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द
organism. Okay, so biochemistry broadly deals with the chemistry of life and living processes. So biochemistry किससे डील करती है? लाइफ की केमिस्ट्री है और उसके लिविंग प्रोसेसेस हैं. लिविंग प्रोसेस के बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे. ये लिविंग प्रोसेस को आपने सभी ने क्रेब्स साइकिल पढ़ी है, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा है, बहुत सारे आपने प्रोसेसेस पढ़े हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एसेंशियल होते हैं और उसके बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ नहीं रह सकता है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री ऑफ लाइफ है और लिविंग प्रोसेसेस को डील करती है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज राइट इन द बॉक्स. यस, नेक्स्ट डेफिनेशन. Biochemistry is the study of the chemical substances and vital processes occurring in living organisms. Biochemists focus heavily on the role, function and structure of biomolecules. नया शब्द हमारे पास आया, that is biomolecules. बायोमोलिक्यूल्स का सिंपल मतलब यही हुआ, बायो प्लस मॉलिक्यूल्स. जो मॉलिक्यूल्स बायोलॉजी यानी कि लिविंग सिस्टम में मौजूद होते हैं उससे क्या कहते हैं? बायोमोलिक्यूल्स. So biochemistry is the study of chemical substances, जिसको हमने बायोमोलिक्यूल कहा, और उनसे रिलेटेड वाइटल प्रोसेसेस जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं. So biochemistry is perhaps the most fascinating subject as it deals with the chemical language of life. तो हम इसे क्या कह सकते हैं? That is the chemical language of life, be it human, animal, plant or microorganism. As I discussed earlier, जैसा मैंने आपको कहा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है और ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है. सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या हिस्ट्री है बायोकेमिस्ट्री की? उससे पहले मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि आपको पढ़ना किसमें से है. 3 जो बुक्स हैं वो आप ध्यान कर ले. पीडीएफ उनकी आपको नेट पे अवेलेबल होगी और मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपको डाल दूंगी. तो नाम आप किताबों के बुक्स के बायोकेमिस्ट्री के थोड़ा सा ध्यान कर लें. पहली किताब है बायोकेमिस्ट्री बाय यू सत्यनारायणन. ये बुक लाइब्रेरी में हमारे यहाँ अवेलेबल है और इसकी पीडीएफ का 4th वर्जन जो है ये भी इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप लोग ले सकते हैं वहां से. तो कौन सी बुक है बायोकेमिस्ट्री बाय यू सत्यनारायणन. ये एक बेसिक बुक है, इसे हमें रेफरेंस बुक की तरह हमारे नोट्स में और पढ़ने के काम में लेनी है. दूसरी बुक है टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल बायोकेमिस्ट्री बाय डॉक्टर एम चटर्जी. और तीसरी किताब, थर्ड बुक है टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स बाय DM वासुदेवन. ये भी नेट पे आपको अवेलेबल है. 3 किताबें हैं. पहली बायोकेमिस्ट्री यू सत्यनारायणन, दूसरी है टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल बायोकेमिस्ट्री बाय M चटर्जी एंड थर्ड वन इज बाय टेक्स्ट बुक ऑफ बायोकेमिस्ट्री फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स बाय DM वासुदेवन. ओके, आवाज आ रही है आप लोगों को क्लियर? यस. नेक्स्ट, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ बायोकेमिस्ट्री? क्या हिस्ट्री है? कौन कौन से हमारे पास साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बायोकेमिस्ट्री के लिए नींव की तरह स्ट्रांगली काम किया है? पहला है, सबसे पहले हम बात करेंगे पायनियर्स की जिन्होंने इसकी शुरुआत की. कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग. ये नाम आपको अच्छे से याद रखना है. दैट इज कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग. 1877 टू 1956 इनका टेन्योर रहा. ये एक जर्मन बायोकेमिस्ट हैं, ये भी आपको याद रखना है. he was the German biochemist and was an early pioneer in biochemistry and often referred to as father of modern biochemistry. ये आपको ध्यान रखना है कि ये father of modern biochemistry हैं. तो who is the father of modern biochemistry? Answer is Carl Alexander Neuberg. He was the German biochemist. He worked on solubility and transport in cells and the chemistry of carbohydrates, photochemistry, as well as investigating and classifying different types of fermentation. He was also a pioneer in the study of chemistry of amino acids and enzymes. The term biochemistry was introduced and coined by Carl Neuberg, or we can say Carl Alexander Neuberg, in 1903. It means 1903 में इन्होंने बायोकेमिस्ट्री वर्ड कॉइन किया है, दिया है, इंट्रोड्यूस किया है या कॉइन किया है.
ग्रीक वर्ड से बायोस मीन्स लाइफ एंड काइमोस मीन्स जूस। ओके, सो आपको कौन सा साइंटिस्ट सबसे इंपॉर्टेंटली याद रखना है, वो है पॉल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग। ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री एंड ही गेव द टर्म बायोकेमिस्ट्री इन 1903। Next important scientist is Antoine Lavoisier. You all know French chemist is more noted for his discovery of the role of oxygen plays in combustion. He recognized and named oxygen and hydrogen. Lavoisier had to construct the metric system, wrote the first extensive list of elements, and also helped to reform chemical nomenclature. He is also known as father of modern chemistry. इनको फादर कहा जा सकता है मॉडर्न केमिस्ट्री का, ना कि बायोकेमिस्ट्री का। तो ये ध्यान रखें, अगर बायोकेमिस्ट्री का मॉडर्न फादर पूछा जाता है तो आपको पॉल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग लिखना है। और ये केमिस्ट्री, इन्होंने बहुत काम किया है केमिस्ट्री के ऊपर। इनका नाम है लेवोजियर। क्या स्कोप है बायोकेमिस्ट्री का? स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री: The study of chemistry of life has shown that the basic principle of biochemistry are common to all living organisms. सबसे पहले आपको ये समझना होगा, there is no discrimination between medical biochemistry and veterinary biochemistry and any of biochemistry like agriculture biochemistry and any other. इसका मतलब ये हो गया कि आपको केमिस्ट्री को सेम रखना है। मीन्स मेडिकल बायोकेमिस्ट्री और वेटनरी बायोकेमिस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं है। कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। डू यू हियर मी? कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि उन्हें वॉइस नहीं आ रहा है। डू यू हियर मी? ओके, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? ओके, द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लाइफ हैज शोन दैट द बेसिक प्रिंसिपल of biochemistry are common to all living organism. यानी कि सभी में, सभी प्लांट्स, जीव जंतु जितने भी हैं यहाँ पर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर ह्यूमन बीइंग तक, जिस सभी लोगों की प्रिंसिपल सेम है बायोकेमिस्ट्री का। In general, the same chemical compounds and the same metabolic process are seen in bacteria and human being. By controlling information flow through biochemical signaling and the flow of chemical energy through metabolism, biochemical processes give rise to the complexity of life. Complexity of life किसकी बनाता है, कैसे बनाता है? पहला तो बनाता है controlling information flow through biochemical signaling. हम बात करेंगे इसके आगे कि biochemical signaling कैसे होती है। सेंट्रल डोग्मा आप सभी जानते हैं, और हम बात करेंगे कैसे मेम्ब्रेन का रोल क्या रहता है बायोकेमिस्ट्री के अंदर, सिग्नलिंग में क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरी हम बात करेंगे केमिकल एनर्जी की, जो मेटाबॉलिज्म के थ्रू फ्लो जिसका होता है। सो ये दोनों मिलकर बायोकेमिकल प्रोसेसेस गिव राइज टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ। ये लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी को बनाते हैं। क्या प्रॉपर्टी है बायोकेमिस्ट्री की? हाई डिग्री ऑफ केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनाइजेशन। And another one is systems for extracting, transforming and using energy from the environment. दो हमारे प्रॉपर्टीज की रहेंगी, चाहे वो किसी में भी हम बायोकेमिस्ट्री की स्टडी करें, ये दो प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलेंगी। पहली तो हाई डिग्री ऑफ केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनाइजेशन, एंड अनदर इज सिस्टम्स फॉर एक्सट्रैक्टिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द एनवायरमेंट। आप सभी ने एंथैल्पी, एंट्रोपी पढ़ी होगी, हम इसको बाद में वापस पढ़ेंगे, और हम इससे और सारे जितने भी हमारे एनर्जी इन्वॉल्वमेंट सिस्टम्स हैं उससे इसको कोरिलेट करें। दो चीजें ध्यान रखनी है बायोकेमिस्ट्री की प्रॉपर्टी। पहली तो है कॉम्प्लेक्सिटी, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनाइजेशन एंड सिस्टम्स फॉर एक्सट्रैक्टिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द एनवायरमेंट। व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? इतना हमने सब पढ़ लिया है, एक हमारे पास ओवरव्यू हो गया है। तो क्या है बायोकेमिस्ट्री? मेरे मुताबिक बायोकेमिस्ट्री कैपेसिटी फॉर प्रिसाइज सेल्फ रेप्लिकेशन एंड सेल्फ असेंबली, मैकेनिज्म फॉर सेंसिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू चेंजेस इन देयर सराउंडिंग्स, डिफाइंड फंक्शन फॉर ईच ऑफ द कंपोनेंट एंड रेगुलेटेड इंटरेक्शंस अमंग देम, एंड अ हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशनरी चेंजेस। सभी को पता है इवोल्यूशन चेंज कैसे हुआ है, बैक्टीरिया से लेकर और सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर ह्यूमन बीइंग तक कैसे इवोल्यूशन हुआ है, ये सभी जानते हैं।
तो ये सारा बेस इसका क्या है, वो है बायोकेमिस्ट्री। तो मैं आपको बार बार हमेशा हमारी क्लास में, स्टार्टिंग की क्लास में ये बताती हूँ कि बायोकेमिस्ट्री एक बेसिक सब्जेक्ट है, और इस बेसिक सब्जेक्ट होने के नाते, सेम होने के नाते, सभी में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके ह्यूमन बींग्स में, ये बायोकेमिस्ट्री एक बेसिक सब्जेक्ट का काम करता है और हमारे इवोल्यूशन को बताता है, कैसे हमने ह्यूमन तक पूरा इवोल्यूशन हुआ है। तो ये सभी चीजें आप बेसिकली 11th-12th में, पीएमटी में, नीट में पढ़ चुके हैं, बट उसका हायर जो वर्जन है वो हमें पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है। तो बायोकेमिस्ट्री क्या हुआ, व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? कैपेसिटी फॉर प्रिसाइज सेल्फ रेप्लिकेशन एंड सेल्फ असेंबली, मैकेनिज्म फॉर सेंसिंग एंड रिस्पॉन्डिंग द चेंजेस इन देयर सराउंडिंग्स, चेंजेस को देखेंगे हम, और फंक्शंस को डिफाइन करेंगे और उसके साथ के इंटरेक्शंस को, और साथ में हम एवोल्यूशन की हिस्ट्री को भी देखेंगे, किस तरीके से चेंजेस हुए हैं। केमिकल एलिमेंट्स आप सभी को पता है कौन से केमिकल एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ 99% ऑफ द मास ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन बनाता है? ऑक्सीजन, ऑलमोस्ट 62%। 6 एलिमेंट्स हैं जो पूरा बेसिक बनाते हैं, लगभग 99%। थोड़ा वेरी कर सकता है ये, 62% ऑक्सीजन, 20% कार्बन, 10% हाइड्रोजन, 3% नाइट्रोजन, 2.5% कैल्शियम एंड 1.15% अप्रोक्सीमेटली फास्फोरस। तो बेसिकली ऑक्सीजन है, आप यहाँ देख सकते हैं। केमिकल एलिमेंट्स की अगर बात करें तो लगभग 62-61% ऑक्सीजन होती है। व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन? यू ऑल नो, आप सभी ने 12th क्लास में पढ़ा है, पीएमटी में पढ़ा है। सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, फिर उससे क्या बनता है? एटम, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मैक्रोमॉलिक्यूल, फिर मैक्रोमॉलिक्यूल से ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से होल एनिमल, और होल एनिमल और ह्यूमन बीइंग पॉपुलेशन से पॉपुलेशन। तो ये आपको अंडरस्टैंड है, समझ में आया कि कैसे लेवल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बायोलॉजी में। पहला होता है सब एटॉमिक पार्टिकल, फिर एटम बनता है, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मैक्रोमॉलिक्यूल। अब हमें जो एम्फेसाइज करना है बायोकेमिस्ट्री में वो है मैक्रोमॉलिक्यूल पर। मैक्रोमॉलिक्यूल जो बना देता है ऑर्गेनेल, फिर सेल, फिर टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम एंड होल बॉडी। आपको ये समझ में आया? Is it clear to all of you? Please write in the box किस तरीके से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ओके, पहला सब एटॉमिक। तो हमें बायोकेमिस्ट्री में किस पे एम्फेसाइज करना है? प्लीज राइट इन द बॉक्स मैक्रो मॉलिक्यूल। हमें किस पे करना है? प्लीज राइट इन द बॉक्स मैक्रो मॉलिक्यूल। ओके, गुड। Out of which biochemistry concentrates generally on molecules, macromolecules, ठीक है, ऑर्गेनेल, सेल, टिश्यू, होल एनिमल। बट हमें किस पे करना है? हमें पढ़ने क्या है? हमें पढ़ने हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब हमें पढ़ने हैं। तो हमारा मेन एम्फेसिस किस पे होगा? मैक्रोमोलिक्यूल्स पर। इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं किस तरीके से मोनोमेरिक यूनिट्स, यहाँ आप देख सकते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स से क्या बना होता है? यू ऑल नो, प्लीज राइट इन द बॉक्स। न्यूक्लियोटाइड से क्या बनता है? प्लीज लिखें, बॉक्स के अंदर लिखें। राजेंद्र, अजय कुमार स्वामी, रवीना, रचना, डू यू हियर मी? यस, डीएनए, डीएनए एंड आरएनए। और हम क्या बोलेंगे इनको मिलाकर? न्यूक्लिक एसिड। हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लिक एसिड। रजनी, रजनी मीना, आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? प्लीज राइट इन द बॉक्स। मोहित सैनी, सुमन मीना, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है बेटा? ओके, समझ में आया यहाँ तक का आपको? बायोकेमिस्ट्री क्या है, बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, और बायोकेमिस्ट्री का स्कोप क्या है। तो हमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि बायोकेमिस्ट्री कुछ नहीं है, बायो प्लस केमिस्ट्री है। जो मॉलिक्यूल हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं उसकी स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन की स्टडी को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमें एम्फेसाइज किस पे करना है? मैक्रो मॉलिक्यूल पे करना है। जो हमारे जितने भी प्रोसेस होते हैं मेटाबॉलिज्म के, उन सब से हमारी लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है और यही इवोल्यूशनरी चेंज को बढ़ावा देता है। तो आपको ये ध्यान रखना है क्या बायोकेमिस्ट्री है, हिस्ट्री क्या है। मैंने बोला जैसे एज आई सेड अर्लियर, कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग इज द फादर ऑफ मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री।
बहुत सारे साइंटिस्ट का योगदान है, हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, बहुत सारों से आप परिचित हैं, फिजियोलॉजी में भी आपने पढ़ा है। और दूसरी बात मैंने कहा कि इसको आप अलग अलग ना लें, बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, एग्रीकल्चरल बायोकेमिस्ट्री, वेटनरी बायोकेमिस्ट्री, ये कोई सेपरेट वर्जन नहीं है, ये सब कॉमन है। इसीलिए हम सारी किताबें, सारी बुक्स किसकी पढ़ते हैं, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री की पढ़ते हैं, और ये सभी में कॉमन रहता है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हो या फिर ह्यूमन बीइंग। आप पहला लेवल देखेंगे, जैसे आप बच्चों ने बताया मुझे, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए बनता है। अमीनो एसिड इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन्स, यू ऑल नो। एंड आप शुगर जानते हैं, ग्लूकोज का नाम आपको मालूम है, ग्लूकोज से कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो आप देख सकते हैं न्यूक्लियोटाइड से डीएनए, अमीनो एसिड से प्रोटीन, और यहाँ शुगर, मैं यहाँ ग्लूकोज की बात करूंगी, सेलुलोज आपका जाना पहचाना है, जो एक पॉलीसेकेराइड है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो शुगर से क्या बन गया, ग्लाइकोजन या सेलुलोज बनेगा, क्योंकि यहाँ हमने सेलुलोज से, हमें मालूम है कि प्लांट की सेल वॉल बनती है। आपको पता है प्लांट की सेल वॉल किससे बनती है? प्लीज राइट इन द बॉक्स, प्लीज राइट इन द बॉक्स, प्लांट की सेल वॉल किससे बनती है? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, प्लीज राइट इन द बॉक्स, सेलुलोज। ये कार्बोहाइड्रेट है, इसे नहीं भूलना है। और आप देख सकते हैं न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए से क्या बना, क्रोमेटिन, न्यूक्लियस का पार्ट होता है, आप सभी को पता है, आपने अभी आगे जेनेटिक्स में भी पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल आप। उसके बाद आप देख सकते हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, फैट सब मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाती है, आप सभी को पता है। बाइलेयर क्या होता है, हम इसके बारे में अगले क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे, क्या स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन का, जिसको हम प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और सेल वॉल भी होती है। और लास्ट में जो मैंने कहा आपको, सारे लेवल्स को पार करके हमें क्या बना देता है, सेल ऑर्गेनेल्स या सेल। सेल ऑर्गेनेल्स मिलकर क्या बना देते हैं, सेल। सेल से आपको मालूम है क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन, सिस्टम, एंड देन सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम्स मिलकर लाइक सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेटरी, ये सब क्या बना देते हैं, होल बॉडी बना देती है। सो नाउ इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे बढ़े, प्लीज राइट इन द बॉक्स। विजय कसाना, दीक्षा गहलोत, प्लीज राइट। आगे आप लोगों को सब एटॉमिक से लेकर हम सेल और ऑर्गेनेल कैसे बना सकते हैं, ओके गुड। इसके बारे में अभी मैंने जैसे कहा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4। तो आप समझे कि सेल और ऑर्गेनेल किस तरीके से बने। As I said earlier in my previous slide, you can see here subatomic particles, then atom, molecule, macromolecule, organelle, cell, tissue, organ, system, and whole animal. अब बायोमोलिक्यूल्स की चर्चा करते हैं, क्या होता है बायोमोलिक्यूल। मोनोमर्स आर रिलेटिवली स्मॉल मॉलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रो मतलब छोटा, that are linked together to create large macromolecules known as polymer. दो टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है, एक है मोनोमर जो छोटा होता है, मोनोमर से कुछ लिंक से मिलकर क्या बन जाता है, पॉलीमर बन जाते हैं, जो कि एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम हमने मैक्रोमोलिक्यूल दे दिया। When monomers are linked together to synthesize a biological polymer, they undergo a process that is called as dehydration or synthesis. जैसे कि हम मेटाबॉलिज्म में भी पढ़ेंगे कि दो प्रोसेस होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, एक में डिग्रेडेशन होता है और एक में सिंथेसिस होती है। इसी तरीके से यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, या तो डिहाइड्रेशन होता है या सिंथेसिस होती है, और इससे एक बड़ा मॉलिक्यूल जिसको हमने मैक्रोमोलिक्यूल कहा या पॉलीमर कहा, वो बन जाता है। तो मैनी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर पॉलीमर्स। अभी हम बात करेंगे कौन कौन से पॉलीमर्स हैं जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। डिफरेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स कैन असेंबल इन लार्ज कॉम्प्लेक्सेस ऑफन नीडेड फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो आप ये जान लें कि मैक्रोमोलिक्यूल्स या बायोमोलिक्यूल्स क्यों पढ़ने हैं हमें, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए और लाइफ के प्रोसेसेस के लिए। जैसा मैंने आपको कहा, बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री मीन्स केमिस्ट्री किसकी, लाइफ की। और लाइफ में क्या है, जिंदगी में क्या चीज होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, वो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। और बायोमोलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को हम किसमें पढ़ने वाले हैं, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। सो मोनोमर्स और पॉलीमर्स का कंसेप्ट आपको समझ में आया? प्लीज राइट इन द बॉक्स। बेटा आप बताइए मुझे, समझ में आ गया आपको? प्लीज राइट इन द बॉक्स। मोहित सैनी, आकांक्षा, ओके, अमित चौधरी, प्राची, सुशीला, वीरेंद्र,
श्रुति, राशि, ओके, आप सभी को समझ में आ रहा है? बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन हमने पढ़ी, बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, कुछ साइंटिस्ट के नाम हमने देखे। तो बताइए मुझे जल्दी से, फादर ऑफ मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री कौन है? प्लीज राइट इन द बॉक्स, फादर ऑफ मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री। श्रुति, श्रुति लिखिए मुझे, फादर ऑफ मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री कौन है? कंचन, यस, स्पेलिंग सही कर ले बेटा। न्यूबर्ग, कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। इन्होंने बायोकेमिस्ट्री का नाम दिया। ओके, अब एक देखते हैं ई कोलाई का मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स का क्या रहता है, कौन कौन से मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उसके अंदर। वाटर, लगभग परसेंटेज ऑफ टोटल वेट ऑफ वन सेल आप देख सकते हैं 70% के आसपास। प्रोटीन 15, न्यूक्लिक एसिड आप देख सकते हैं DNA 1, RNA टोटल वेट का कितना है? 6 है। ये परसेंटेज है टोटल का ना, परसेंटेज ऑफ टोटल वेट। पॉलीसेकेराइड 3, लिपिड्स 2 एंड इस तरीके से आप नीचे देख सकते हैं। ये है ई कोलाई सेल का मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स। तो वाटर आप देख सकते हैं 60 to 70%, 70% है यहाँ पर। केमिकल कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल मैन वेइंग 65 kg, ये आप देख सकते हैं। वाटर 61.6%, वेट 40, अगर 65 किलोग्राम का है तो पानी कितना है? 40, प्रोटीन 17%, लिपिड 13.8%, कार्बोहाइड्रेट 1.5% एंड मिनरल 6.1%। तो ये बात समझ लें आपकी कितना हो सकता है। ये पूरी होल बॉडी में वेट है ह्यूमन बीइंग का, जिसका वेट 65 kg है। लगभग 61 to 62% वाटर है, प्रोटीन 17% होता है बॉडी में, लिपिड 13.8% होता है और कार्बोहाइड्रेट 1.5% होता है, मिनरल लगभग 6.1% होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप अच्छे से पढ़ें। इसमें मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बिल्डिंग ब्लॉक को बताया गया है और आई कैन से मोनोमर्स ऑफ पॉलीमर्स। तो बायोमोलिक्यूल क्या है? प्रोटीन, जिसकी बिल्डिंग ब्लॉक और रिपीटेड यूनिट को अगर हम बात करें तो कौन सी है? अमीनो एसिड्स। और फंक्शन क्या है? यू ऑल नो प्रोटीन क्या करता है। प्रोटीन फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ सेल, दोनों ही फंक्शन है इसके, स्टैटिक भी और डायनामिक, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स ये यूएनए की, और राइबो न्यूक्लियोटाइड किसका मोनोमर है? वो है आरएनए। यानी कि आरएनए क्या है? पॉलीमर किसका? राइबो न्यूक्लियोटाइड का। और डीएनए पॉलीमर है डीऑक्सी राइबो, डीऑक्सी आपको वर्ड याद रखना है, राइबो न्यूक्लियोटाइड। क्यों रखना है? क्योंकि डीएनए की स्ट्रक्चर में क्या होता है? एक ऑक्सीजन कम होता है। आपको मालूम है डीएनए को डीएनए क्यों बोलते हैं? प्लीज राइट इन द बॉक्स। डीऑक्सी का मतलब क्या होता है? प्लीज राइट इन द बॉक्स। ओके, डीऑक्सी का मतलब एक ऑक्सीजन, डी का मतलब होता है रिमूवल, एक ऑक्सीजन चली गई है। तो आप ध्यान रखें, ऑफ डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड and monomer of RNA is ribonucleotide। देन हम पॉलीसेकेराइड की बात कर रहे हैं, यहाँ बच्चों ध्यान दें, पॉलीसेकेराइड वर्ड यूज किया है क्योंकि ये सभी पे लागू नहीं होता है। पॉलीसेकेराइड मींस अगर हम एनिमल स्टार्च के भोजन, स्टार्च भी आप जानते हैं, तो उसकी यूनिट कौन सी है? मोनोसेकेराइड या ग्लूकोज, जिसके बारे में आगे आने वाली केमिस्ट्री यानी कि कार्बोहाइड्रेट की जो केमिस्ट्री की क्लासेस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, उसमें हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड्स। तो अभी यहाँ से इतना सा ध्यान रखें कि जो मोनोसेकेराइड ग्लूकोज है वो मोनोमर है किसका? ग्लाइकोजन का, डेट इज एनिमल स्टार्च। आप डीएनए आरएनए के बारे में फंक्शंस जानते हैं, एक हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन का रिपोजिटरी होता है और आरएनए एसेंशियल होता है फॉर द प्रोटीन बायोसिंथेसिस, सभी जानते हैं। तो प्रोटीन बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है, डीएनए हेरिडिटरी में काम आता है, आरएनए बायोसिंथेसिस प्रोटीन का करता है, पॉलीसेकेराइड एनर्जी स्टोरेज फॉर्म है एनर्जी का। और लिपिड क्या करता है? लिपिड में आप यहाँ ध्यान रखिए, देखिए बिल्डिंग ब्लॉक कुछ नहीं दे रखा है, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल, एक एसिड है और एक ग्लिसरॉल है, मिलकर एस्टर बनाते हैं जिसको हम फैट या लिपिड कहते हैं। अभी आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल क्या बनाते हैं? लिपिड या फैट बनाते हैं। आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल लिपिड बनाता है, इसका मोनोमर नहीं है। और ये क्या काम करता है?
देखिए जहां कार्बोहाइड्रेट लिखा है, ग्लाइकोजन लिखा है, वहां क्या लिखा है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी टू मीट शॉर्ट टर्म डिमांड्स। तो जल्दी अगर हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, जैसे कि आप लोग ग्लूकोज के बारे में जानते हैं, ग्लूकॉन डी पीते हैं, जब हमें इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत होती है तो हम फटाफट पानी में घोलकर क्या पी लेते हैं, ग्लूकोज को। तो हम वो एनर्जी का कौन सा सोर्स हुआ, इंस्टेंट सोर्स हुआ। और यहाँ पे जो लिपिड है वो क्या है, फैट, स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी टू मीट लॉन्ग टर्म डिमांड्स, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ वेरियस मेम्ब्रेन्स और प्लाज्मा। आप सभी को पता है मेम्ब्रेन में भी ये काम में आता है। तो दो चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें। एक तो हमारे पास लॉन्ग टर्म जो डिमांड्स है एनर्जी की वो पूरी करेगा लिपिड, और ये सेल मेम्ब्रेन्स को बनाने में भी काम में आता है। तो अब ये बताइए आप, आपको ये समझ में आ गया? नाउ इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, ग्लाइकोजन, लिपिड, एंड व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ दीज मैक्रोमोलिक्यूल्स? ये सभी क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। ये सभी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं और आपको याद रखने हैं इनके फंक्शंस और इनके बिल्डिंग ब्लॉक आपको याद रखने हैं। तो फटाफट से मुझे बताइए, लिखिए प्लीज राइट इन द बॉक्स, व्हाट इज द मोनोमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड? किसका मोनोमर है, मींस व्हाट इज द पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड? मैंने उल्टा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द, ओके वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दे दिया है। ऐसे ही अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए का मोनोमर क्या है, प्लीज राइट इन द बॉक्स, व्हाट इज द मोनोमर ऑफ डीएनए? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। रोहित बताएं, मीनू चौधरी बता सकती हैं? मीनू आपको समझ में आ रहा है? डू यू हियर मी मीनू? सरस्वती चाहर प्लीज राइट इन द बॉक्स बेटा। आदित्य सिंह, ओके गुड, आपको समझ में आया है? ये आप बॉक्स में लिखते हैं, आपको समझ में आया है क्या? मोनोमर और पॉलीमर्स का कॉन्सेप्ट है, ये आपको क्लियर हो गया है? फैट में ये कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा। फैट किससे मिलकर बना है, लिपिड्स किससे मिलकर बने हैं? लिपिड्स फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल से मिलकर बने हैं। अब हम वापस बायोकेमिस्ट्री पे आते हैं। क्या रिलेशनशिप है मॉलिक्यूलर स्केल का, यानी कि रिलेशनशिप टू अदर मॉलिक्यूलर स्केल, बायोलॉजिकल साइंसेस? ये सभी बायोलॉजिकल साइंसेस हैं। अब आप, मैंने जैसे भी स्टार्टिंग में कहा था कि हम इसको बायोलॉजिकल केमिस्ट्री भी कह सकते हैं, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के मैक्रोमोलिक्यूल्स की स्टडी करती है, चाहे वो उसका स्ट्रक्चर हो, चाहे उसके फंक्शन हो, चाहे उससे रिलेटेड मेटाबॉलिज्म हो या सिंथेसिस हो। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है जिसमें दे रखा है बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स आप अभी पढ़ेंगे, एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग सेकेंड ईयर में आपके आता है, बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है ब्रीडिंग और जेनेटिक्स। अभी आप ये देख सकते हैं तीनों का इंटर रिलेशनशिप क्या है। तो आप यहाँ देखिए बायोकेमिस्ट्री का फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कहाँ पे हम बायोकेमिस्ट्री पर स्ट्रक्चर देखेंगे। हमने शुरुआत की कि प्रोटीन का मोनोमर कौन है, यूनिट कौन है उसकी, लिखिए प्रोटीन की यूनिट क्या है, प्लीज राइट इन द बॉक्स, यूनिट क्या है प्रोटीन का? सचिन, शशांक, यस आप लिख सकते हैं अमीनो एसिड, यू ऑल नो, वेरी गुड। तो अब यहाँ देख सकते हैं हम बायोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हैं, हम प्रोटीन की स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, उसके फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। फिर जेनेटिक्स में हम जीन के बारे में पढ़ेंगे। यू ऑल नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा आप सभी परिचित है? सेंट्रल डोग्मा से आप सभी परिचित हैं? सेंट्रल डोग्मा कहाँ से स्टार्ट होता है? सेंट्रल डोग्मा आप सभी को पता है कि हम डीएनए से रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए बनता है, फिर आरएनए बनता है, फिर प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन से जब ट्रांसलेशन होता है, जब हम लोग जीन वगैरह की बात करते हैं और जेनेटिक्स के जो परव्यू है उसके अंदर हम घुस जाते हैं कि एनिमल जेनेटिक्स और ब्रीडिंग की बात करेंगे, जब जीन्स की स्टडी करेंगे और उसके मॉलिक्यूलर बेसिस में हम आते हैं तो उसको हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। तो ये तीनों इंटररिलेटेड है, हमें सिर्फ इतना सा ही ध्यान रखना है। आपको मालूम है जीन्स क्या होते हैं, फंक्शनल यूनिट होता है, क्रोमोसोम्स की क्या किस तरीके से हम जेनेटिक्स में उसको पढ़ेंगे। तो बायोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे हम? मैक्रोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे। हमारा वास्ता डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट से रहेगा। जेनेटिक्स में जीन्स आएंगे और हम उसकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में फर्दर स्टडी डिटेल में करेंगे। तो schematic relationship between biochemistry, genetics and molecular biology you can see here. Then it is a fundamental biological and medical science that provides an understanding of cell biology, microbiology, nutrition, pharmacology and physiology at the molecular level. आपको ये ध्यान रखना है, अगर हम किसी भी बायोलॉजी की साइंस में
लाइक माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशन, फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी। अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करते हैं क्यों ना हो, चाहे वो मेडिसिन क्यों ना हो, चाहे वो सर्जरी क्यों ना हो, चाहे वो गायनी क्यों ना हो, वो बायोकेमिस्ट्री कहलाती है, जो कि मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी इसमें होती है। सो ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखें कि हर सब्जेक्ट का बेसिक सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री है, जिसमें मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी की जाती है, इसीलिए ये कॉमन है सभी में और एक बेसिक सब्जेक्ट है। नो अदर साइंस सब्जेक्ट हैज as much application as biochem of medicine, health, veterinary, agriculture, bioengineering, and technology, or we can say biotechnology. So this is the crux of the whole biochemistry. We can say the importance of biochemistry. Is it clear to all of you किस तरीके का इंटररिलेशनशिप है और क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट है? प्लीज राइट इन द बॉक्स। कविता, मैना, ओके, पूनम, पूनम आपको समझ में आया बेटा इंपॉर्टेंस क्या है बायोकेमिस्ट्री की? आप मुझे बताएं, क्या वेटनरी की बायोकेमिस्ट्री और मेडिकल की बायोकेमिस्ट्री अलग है या सिमिलर है? लिखिए, मुझे बताएं पूनम। पूनम मुझे सुन सकती है? यस, प्लीज राइट इन द बॉक्स। ओके, बिल्कुल सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है। वेरी गुड। सो कुछ डेफिनेशन मैंने आपके लिए यहाँ लिखी है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अ मेजर ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ जीन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रेगुलेशन। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। आपको पता है, अभी मैंने कहा था सेंट्रल डोग्मा का एक कंसेप्ट होता है, तो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। रेप्लिकेशन मीन्स डीएनए जो है रेप्लिकेट करता है, ट्रांसक्रिप्शन मीन्स डीएनए से आरएनए बनता है, और ट्रांसलेशन आप सभी को पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम आरएनए। तो ये सारे प्रोसेस को स्टडी डीपली करना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आता है। बायोकेमिस्ट्री एसेंशियल फॉर बायोटेक्नोलॉजी, अ मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। बायोटेक्नोलॉजी मैं ये कहूंगी कि बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री का ही एडवांस वर्जन है, कुछ अलग नहीं है। बायोकेमिस्ट्री इज द एडवांस वर्जन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इज द एडवांस वर्जन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। सो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री का एडवांस वर्जन है। पहले ये पिछले वीसीआई जो एमएसवी होती थी उनमें अलग सब्जेक्ट होता था, लेकिन अब ये अलग सब्जेक्ट नहीं है, कुछ माइक्रोबायोलॉजी में डाल दिया गया है और कुछ बायोकेमिस्ट्री में इन्वॉल्व है। और जो गायनी से रिलेटेड है वो आप लोग 4th ईयर में पढ़ेंगे जब आप गायनिकोलॉजी पढ़ेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी कुछ नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी इज द एडवांस वर्जन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। A specialized branch of the subject called clinical biochemistry, जिसको हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, जिसको हम एक और नाम देते हैं एनालिटिकल बायोकेमिस्ट्री, वेटनरी एनालिटिकल बायोकेमिस्ट्री, वो हमें थर्ड यूनिट में पढ़ना है। पहले यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यहाँ दे देती हूँ। हम वेटनरी बायोकेमिस्ट्री के अंदर पहली यूनिट है हमारी बायोकेमिस्ट्री, जो हमने आज स्टार्ट की है। बायोकेमिस्ट्री है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, इन सब की बायोकेमिस्ट्री है। साथ में सेकेंड यूनिट हमारी मेटाबॉलिज्म की है, जिसको हमने इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म कहा है। और थर्ड जो यूनिट है हमारी बायोकेमिस्ट्री की, वो है क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, जिसको हमने एनालिटिकल बायोकेमिस्ट्री कहा है। सो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ वेरियस डिजीजेस, और इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद क्लिनिकल मेडिसिन। Determination of the concentration of body chemicals may be valuable in the prevention, diagnosis and treatment, and also to monitor the success of the treatment. तो आपको ध्यान रखना है diagnosis, treatment और follow up, इन सभी के लिए क्या जरूरी है? इन सभी के लिए क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री एसेंशियल है। तो इट मीन्स आप यहाँ देख सकते हैं मेडिसिन में इसका कितना बड़ा रोल है। सो इट इज द बेसिक सब्जेक्ट, बेसिक डिसिप्लिन है जो इंटर रिलेटेड है, चाहे वो फिजियोलॉजी हो, चाहे पैरासाइटोलॉजी हो, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी हो, चाहे वो पैरासाइटोलॉजी हो, चाहे वो पैथोलॉजी हो। सभी सब्जेक्ट्स में बेसिक मॉलिक्यूलर स्टडी के लिए बायोकेमिस्ट्री काम में आएगा। और बायोटेक्नोलॉजी भी कुछ नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी इज द एडवांस वर्जन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अब हम हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो है बायोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये मैक्रोमोलिक्यूल है, और अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की स्टडी करना है, हमें स्ट्रक्चर, फंक्शन, सब कुछ हमें लिविंग प्रोसेस में क्या इसका रोल होता है, तो हम उसे एक नया वर्ड देते हैं, ग्लाइकोबायोलॉजी। क्या वर्ड देते हैं हम? ग्लाइकोबायोलॉजी। बायोलॉजी किसकी? ग्लाइको बायोकेमिस्ट्री के अंदर कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड होता है, इसीलिए जो बायोकेमिस्ट्री है
उसमें एक पार्ट है, एक ब्रांच है ग्लाइकोबायोलॉजी। कार्बोहाइड्रेट की स्टडीज को क्या बोलेंगे हम? ग्लाइकोबायोलॉजी। तो प्लीज राइट इन द बॉक्स, क्या है ग्लाइकोबायोलॉजी और what is the name of the branch which deals with the study of carbohydrate? Please write in the box. अनुज, आयशा, यस, ग्लाइकोबायोलॉजी, इस वर्ड को आपको भूलना नहीं है। ओके, क्या है बायोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट? पहली बात तो हम ये देखें कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में बी डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। आप सभी एल्डिहाइड और कीटोन से परिचित हैं? प्लीज राइट इन द बॉक्स क्या ग्रुप होता है और कीटोन का क्या ग्रुप होता है। आप मुझे पहले ये लिख के दिखाएं, एल्डिहाइड में क्या होता है और कीटोन में क्या होता है। ये आप 11th-12th में पढ़ चुके हैं, बायोलॉजी में आपने पढ़ा है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, ये बेसिकली केमिस्ट्री में पढ़ा है कीटोन क्या होते हैं और एल्डिहाइड। यस, मुझे लिखा दिख रहा है यहाँ पर CHO एंड CO। ओके, गुड, वेरी गुड। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और कंपाउंड्स व्हिच प्रोड्यूस देम ऑन हाइड्रोलाइसिस। आपको एज सच याद करनी है डेफिनेशन। द टर्म शुगर इज अप्लाइड टू कार्बोहाइड्रेट्स सॉल्युबल इन वाटर एंड स्वीट टू टेस्ट। ये हम जनरल भाषा में बोल देते हैं कि शुगर, चीनी डाल दे, शुगर हम यूज करते हैं क्योंकि वो पानी में घुलनशील होती है और टेस्ट में कैसा होता है? मीठा होता है। Carbohydrates are aldehydes or ketone compounds with multiple hydroxy groups with empirical formula। ये आप फॉर्मूला याद रखिए, CH2O ब्रैकेट में आप देख सकते हैं होल पावर n, where n is equal to or greater than 3। ये आपको याद रखना है, 3 से ज्यादा होना चाहिए। Satisfying that these carbohydrates, the name carbohydrate literally means hydrates of carbon। तो क्या मतलब है कार्बोहाइड्रेट का? लिखें, hydrates of carbon। Please write in the box. What is the literal meaning of carbohydrates? What is the literal meaning of carbohydrate? Please write in the box. Adarsh, Neha Sharma, Neha लिखे बेटा। Yes, hydrates of carbon. Okay. Carbohydrates are the most abundant biomolecules। ध्यान रखें, distributed widely in plants and animals where they perform structural and function roles। They are hydrated carbon molecules। Generally, the hydrogen and oxygen will be present in the proportion of 2:1। ये आप सभी जानते हैं कितने proportion में होता है कार्बोहाइड्रेट में? 2:1। क्या चीज क्या होता है 2:1 में? Generally, the hydrogen and oxygen will be present in the proportion of 2:1। यहाँ फॉर्मूले में भी आप देख सकते हैं। They are primarily composed of the element carbon, hydrogen, oxygen and some carbohydrates contains। क्या क्या करते हैं कार्बोहाइड्रेट? और भी कार्बोहाइड्रेट हैं जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर भी हो सकती है। तो कितने एलिमेंट हो गए? CHO, आप नाम से भी इसको पकड़ सकते हैं, कार्बन, C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फॉर्मूला क्या है? CH2O ब्रैकेट में है, आप ये ध्यान रखें, n इसका होल पावर है और n जहां पे क्या होगा? n इज द इक्वल और ग्रेटर देन 3। ओके, क्या बायोकेमिस्ट्री हम आगे और पढ़ते हैं। सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट possess द एम्पेरिकल फार्मूला वेयर n इज लेस देन और इक्वल टू 3। अगर 3 से कम और 3 के बराबर भी है तो यहाँ पर भी कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। इनफैक्ट these are carbohydrates। however there are several non carbohydrate compounds like acetic acid, देख सकते हैं यहाँ आप, C2H4O2, ये एसिड है। लैक्टिक एसिड, you all know, C3H6O3 which also appear as, लगता है कि वो हाइड्रेट ऑफ कार्बन है लेकिन वो नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स हैं। ओके, और इसी तरीके से अगर कुछ कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स हैं जिनका फॉर्मूला एम्पेरिकल नहीं होता है, वो डू नॉट सेटिस्फाइड द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि हम बात करें डीऑक्सीराइबोस की, C5H10O4, हम बात करें रेमोहेक्सोस की, C6H12O5। ये कार्बोहाइड्रेट डज नॉट और डू नॉट सेटिस्फाई द जनरल फॉर्मूला, हेंस कार्बोहाइड्रेट्स कैन नॉट बी ऑलवेज कंसिडर्ड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। लेकिन जनरल भाषा में हम क्या बोलेंगे? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आपने देख लिया, आपने देख लिया कि अगर 3 से कम भी है तो वो हाइड्रेट है, में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, और कुछ कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला सेटिस्फाइड नहीं होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज राइट इन द बॉक्स।
हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे आगे जब हम इसके मोनोसेक्राइड्स पढ़ेंगे। यस, अब हम आते हैं बायोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बाद फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और इसको कई भागों में आपसे पूछा जाता है। ये पूछा जाता है आपसे कि इसका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या हुआ इसका? बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ये हुआ इसका कि आप इंपॉर्टेंस लिखेंगे। आपको ये लिखना है कि ये कहाँ कहाँ कार्बोहाइड्रेट काम में आता है, इसका क्या रोल रहेगा हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो आप देख सकते हैं सबसे दे आर द मोस्ट अबंडेंट डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी। 4 कैलोरी पर ग्राम आपको मालूम है, आप सभी जानते हैं कि फैट कितना देता है, प्रोटीन कितना देता है, कार्बोहाइड्रेट कितना देता है। तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ लिखा है, मैं अगली क्लास में आपसे पूछूंगी। फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो सर्व एज स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैंने कहा कि कुछ इंस्टेंट देता है, कुछ स्टोरेज फॉर्म में आपकी बात करेंगे। तो ग्लूकोज का स्टोरेज फॉर्म जिसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं, एनिमल स्टार्च कहते हैं, ये डिमांड रिलीज करता है। तो यहाँ पे क्या कहा कहलाएगा? स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। दूसरा फंक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रिकर्सर फॉर मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक लाइप्स एंड अमीनो एसिड्स and there is other carbohydrate also. Carbohydrate जैसे राइबोज और डीऑक्सी राइबोज comprise large portion of nucleotides that form DNA and RNA. आप सभी को पता है डीएनए आरएनए किस शुगर से बनता है? राइबोज या डीऑक्सी राइबोज से। और वो क्या है? वो भी कार्बोहाइड्रेट है। इसके बारे में हम बात करेंगे, मोनोसेक्राइड है। अगली क्लास के बारे में इसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट सर्व एज मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ये कुछ मेटाबोलाइट्स हैं जिनको हम मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स कहते हैं। और सेकंड यूनिट जब हम इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो ये बहुत पढ़ने वाले हैं। ये सारे मेटाबोलाइट्स हैं या इंटरमीडिएट्स हैं, ये सब काम में कहाँ आते हैं? मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स, फैटी एसिड्स और इटसेल्फ कार्बोहाइड्रेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी हमें ध्यान रखना है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाएगा, जैसे सेलुलोज की बात करें, एक्सोस्केलेटन ऑफ सेल वॉल बनाता है। Carbohydrate has glycoproteins and glycolipids, are cell membranes, you all know, and cellular functions such as cell growth, addition, fertilization, and carbohydrate also play a role in lubrication, cellular intercommunication, cell signaling जिसको हम बोलते हैं, जो cell membrane और plasma limber के थ्रू होती है, और immunity के लिए भी ये काम में आता है। So मैं एक लाइन में अगर इसको बोलूं तो they play extensive roles in life processes. बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल है इसके, और सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है इसका? बहुत बड़ा रोल है लाइफ प्रोसेस के अंदर एनर्जी। सबसे इंपॉर्टेंट रोल एनर्जी। फिर अगर हम बात करें तो ये प्रिकर्सर है और अनदर एरोबिक कंपाउंड्स के लिए। दूसरा हम डीएनए आरएनए की बात करें तो ये वो भी बनाते हैं कुछ मेटाबॉलिक जो लाइफ प्रोसेस के अंदर काम में आते हैं। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, ये सेल वॉल का भी है, सेल मेम्ब्रेन का भी है, और साथ में बहुत बड़ा रोल फंक्शंस के लिए करता है। जैसे कि अगर बात करें सेल ग्रोथ, addition, fertilization, lubrication, cellular intercommunication and immunity. तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका लाइफ प्रोसेसेस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है किसके लिए? लाइफ प्रोसेसेस के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आपसे मैं कहूं कि 5 फंक्शंस लिखिए तो आप क्या लिखे? लिखकर सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी, ऐसे याद रखना है आपको, एनर्जी। दूसरा स्ट्रक्चरल रोल, थर्ड मेटाबॉलिक रोल, फोर्थ सेल functions like cell adhesion, cell growth, communication, or extensive role in life process. So what is the storage form of energy? Please write in the box. What is the storage form of energy? प्रशांत लिखिए बेटा, क्या स्टोरेज होता है फॉर्म आपका कार्बोहाइड्रेट का? मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एटीपी नहीं आएगा। एटीपी की करेंसी है वो सेल की, जो हम बाद में बात करेंगे। आंसर इज ग्लाइकोजन। मैं बार बार बोल रही हूँ कि एनिमल स्टार्च भी कहलाता है, और वो है ग्लाइकोजन। है जिसके बारे में हम डिटेल में अगली क्लासेस में देखेंगे। दैट इज स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं। ओके, नाउ इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाट इज द स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इट्स बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। प्लीज अटेंड द बॉक्स। आप सभी को समझ में आ गया है? मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगी, आपको सिर्फ 4 चीजें आपको याद रखनी है। आपको कार्बोहाइड्रेट का
सबसे पहले आपको याद रखना है, मैं अगर शुरुआत से जाऊं, बायोकेमिस्ट्री क्या है, तो बायोकेमिस्ट्री है बायो प्लस केमिस्ट्री। लाइफ की केमिस्ट्री हमें देखनी है, वो मैक्रोमोलिक्यूल की तरह है। मैक्रोमोलिक्यूल की स्ट्रक्चर फंक्शन को स्टडी करेंगे तो बायोकेमिस्ट्री स्टडी हो जाएगी। फिर हमें ध्यान रखना है साथ में कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ ले जाती है, और साथ में एवोल्यूशन, आप जिसके बारे में आपको मालूम है कितने, उसको बताता है, सेल्फ एप्लीकेशन, सेल्फ असेंबली, सराउंडिंग्स में चेंज, रेगुलर इंटरेक्शंस और इवोल्यूशन को। साथ में आपने देखा कि ये किस तरीके से लेवल्स क्या क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल, मैक्रोमॉलिक्यूल, ऑर्गेनेल, सेल, टिश्यू, सब टिश्यू से मिलकर सिस्टम बनते हैं, सिस्टम से होल एनिमल एंड देन पॉपुलेशन। हमें किससे कंसर्न है, हमें मैक्रोमॉलिक्यूल से कंसर्न है। आप इस डायग्राम में देख चुके हैं, मोनोमेरिक यूनिट, मैक्रो, सुप्रा और ऑर्गेनेल और सेल। बायोमोलिक्यूल के बारे में हमने देखा, फिर हमने देखा कि कितना कितना वाटर लगभग 60 से 70% होता है। फिर हमने देखा कि यहाँ पर सभी की बिल्डिंग यूनिट्स क्या है, अमीनो एसिड प्रोटीन का है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स डीएनए, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आरएनए। फैट का कुछ नहीं होता है, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल से लिपिड बनता है। ये इंटररिलेटेड ब्रांचेस देखी हमने, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। हिस्ट्री की बात करें तो फादर ऑफ मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री न्यूबर्ग है, और लेविसन की बात करें तो कभी कभी फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बोल देते हैं। उनका सभी का अपना रोल है। हेल्थ में, मेडिसिन में ये बहुत इंपॉर्टेंट काम में आएगी। 3 ब्रांचेस के बारे में मैंने जिक्र किया है। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बायोकेमिस्ट्री का एडवांस वर्जन है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जीन स्ट्रक्चर, फंक्शन और रेगुलेशन को बताता है। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री सीधे से क्लिनिकल मेडिसिन से रिलेटेड है, जो वेरियस डिजीजेस के डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस और ट्रीटमेंट में। बायोकेमिस्ट्री कार्बोहाइड्रेट की यू ऑल नो, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, फॉर्मूला आपको मालूम है, और साथ में H और O का प्रोपोर्शन 2:1 है। फिर हम देख सकते हैं फंक्शंस क्या है। फंक्शंस के बारे में कहें तो एनर्जी का सोर्स है, स्टोरेज फॉर एनर्जी है, प्रिकर्सर फॉर मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स है जो प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाता है, इंसेक्ट्स का, या सेल मेम्ब्रेन हो, और सेल फंक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंटली प्ले करता है रोल, सेल ग्रोथ, एडिशन, सेल कम्युनिकेशन और इम्यूनिटी में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ प्रोसेसेस के लिए, एंड दे प्ले एक्सटेंसिव, और कार्बोहाइड्रेट्स प्ले एक्सटेंसिव रोल्स इन लाइफ प्रोसेसेस। I think now is it clear to all of you? प्लीज अटेंड द बॉक्स। आप सभी को समझ में आ गई है, बेसिक कंसेप्ट आपको बायोकेमिस्ट्री का समझ में आ गया होगा। अगली क्लास के लिए आप को अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर लें, और थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट और इनिशियल चैप्टर सेल बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो है वो सेल बायोलॉजी से रिलेटेड है, जो मैं आपको यहाँ नहीं कराऊंगी। सेल बायोलॉजी आप सभी परिचित हैं, पूछूं क्वेश्चन आंसर, तो आपको सेल बायोलॉजी पढ़ना है, बेसिक बायोकेमिस्ट्री पढ़ना है और कर देना है। ओके, थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है आप सभी कोरोना के इस काल में बिल्कुल सेफ अपने घर पे होंगे। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। थैंक यू वेरी मच।